हेलो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स फॉर लैब असिस्टेंट। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्म मतलब हीट या गर्मी, हीट से रिलेटेड कोई भी टर्म जो होती है उसमें थर्म यूज किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ ए ब्रांच, यह एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स विच डील विद हीट, जो हीट के साथ डील करती है। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की जो हीट के साथ डील करती है एंड इट्स रिलेशन विद अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज इंटरनल एनर्जी हो गया या फिर वर्क हो गया। वर्क भी क्या है? एनर्जी की फॉर्म ही है। तो यह होती है थर्मोडायनेमिक्स जो डील करती है हीट के साथ या फिर इसका जो रिलेशन होता है एनर्जी की अलग अलग फॉर्म जो होती हैं उनसे। ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होते हैं इट इज़ ए पार्टिकुलर रीजन इन स्पेस विच इज़ अंडर कंसिडरेशन एंड हुज स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक एक सिस्टम होते हैं जिनमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है ना स्पेस के अंदर इनके टर्म में एक्सप्रेस होता है थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि कोई भी सिस्टम है, जैसे ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है, पी प्रेशर है उसका, बी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है। ठीक है। तो अगर ये जो है कंटेनर है, ये अगर जो है इससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो इसका अंदर क्या हो सकता है? ये क्या होगी? डायथर्मिक। अगर इसमें से हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा इसका। तो ये क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर जो है एक्सप्रेस होती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आगे समझेंगे इसको कैसे होता है। ठीक है। ये तो हो गया सिस्टम। सराउंडिंग्स क्या होते हैं? सराउंडिंग कंटेन्स एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। इस सिस्टम के अलावा जो भी इसके बाहर जो भी है वह सराउंडिंग है। द सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर मेकअप द यूनिवर्स। मतलब सिस्टम को और सराउंडिंग जो भी आसपास का जो भी चीज़ है वो पूरा मिलकर के यूनिवर्स बनता है। मतलब एक प्रकार से, मतलब एक कमरा है, ये आपका मान लेते हैं एक सिस्टम है, इसके अंदर गैस है, पी प्रेशर है उस गैस का, बी वॉल्यूम है उसका, टी टेम्परेचर है। ठीक है। और उसके बाहर जो भी उसका सराउंडिंग है वह सारा उसको मिला करके, सराउंडिंग को और इस सिस्टम को मिला करके ये क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है पूरा का पूरा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। देखो सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी या फिर मैटर का जो एक्सचेंज है ना एक साथ होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने कोई वाटर भर रखा है। ठीक है। नीचे क्या फायर है। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे तो हीट यहाँ जाएगी, एनर्जी की फॉर्म में हीट जाएगी, यहाँ हीट की फॉर्म में जाएगी एनर्जी। तो यहाँ से हीट होगी तो वाटर क्या है? एवोपरेट होगा। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वेपर फॉर्म में बाहर निकल कर जाएंगे, साथ में हीट भी जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर बाहर चली जाएगी। तो ये क्या है? ये हुआ ओपन सिस्टम। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, केवल एनर्जी का ही एक्सचेंज होता है। ठीक है। उसमें जो है मॉलिक्यूल्स का या फिर मैटर का एक्सचेंज नहीं होता। जैसे कि ये कोई कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है। ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन इसकी ये जो वॉल है, दीवार है इसकी जो, ठीक है, कवरिंग है, ये क्या है? डाइथर्मिक है, डाइथर्मिक बाउंड्री है। डाइथर्मिक बाउंड्री का मतलब होता है कि यह जो है एनर्जी को या हीट को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? कैन एक्सचेंज हीट को एक्सचेंज कर सकता है। लेकिन इसके अंदर वाटर के या फिर जो ये हम वाटर लेते हैं, ठीक है, वही यही कंटेनर को अगर बंद कर दें तो वाटर वेपर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ये गर्म होगा। अगर इसके ऊपर हम कुछ भी हाथ लगाएंगे तो ये हमें जो है गर्म फील होगा, मतलब। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? क्लोज कंटेनर है। थर्ड आता है अपना आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर। ना तो ये एनर्जी का एक्सचेंज करता है ना ही मैटर का। तो ये क्लोज तो है ही, साथ में ये क्या है? इसके जो ऊपर जो ये दीवार है, इसकी जो ये लेयर है, ये लेयर किसकी है? एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल मतलब जो हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकता। ठीक है। एडियाबैटिक वो होता है जो हीट एक्सचेंज नहीं करता। तो ये टाइप ऑफ सिस्टम हो गई। अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है? इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, विथ थर्ड बॉडी सेपरेटली देन टू बॉडीज विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। देखो क्या
कह रहा है, ये सिंपल भाषा हम समझते हैं। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कोई है T, ठीक है, और ये A बॉडी है, इसके कारण, और ये बीच में जो A और B जो बॉडी है, इनके बीच में एक एडियाबैटिक लेयर है। तो मतलब A और B डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन A जो है डायरेक्टली कांटेक्ट है C के, क्योंकि ये जो पिंक कलर की जो ये लेयर बनी हुई है ये डायथर्मिक है, मतलब इससे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है इधर उधर, ठीक है। तो ये जो है C जो है A के कांटेक्ट में है और B के कांटेक्ट में है, तो ये डायथर्मिक है, तो हीट एक्सचेंज होगी। तो ये कब तक एक्सचेंज होती है हीट? जब तक वह इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती, यानी कि जब तक एक्सचेंज होगी, अगर मान लेते हैं C की हीट ज़्यादा है तो वह C से B की ओर जाएगी, जब इन दोनों की बराबर हो जाएगी तो हीट का ट्रांसफ़र रुक जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये जो 0th लॉ है वह क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर ऑफ A और टेम्परेचर ऑफ C इक्वल हो जाता है, और टेम्परेचर ऑफ B और टेम्परेचर ऑफ C ये इन दोनों का इक्वल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली A और B का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ये है 0th लॉ जो है ऑफ थर्मोडायनेमिक सिंपल वे में, ठीक है। नेक्स्ट, हीट क्या होता है? आप कुछ जो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमें यूज में आएंगी। हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज, मतलब हीट क्या एनर्जी फॉर्म है। ये हीट हमेशा कहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। हीट मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर पर जो है फ्लो होती है। टेम्परेचर हाई है, हाई टू लो टेम्परेचर पर फ्लो होती है, ठीक है। और ये क्यों होती है? हीट फ्लो होती है, ठीक है। सीधी सी बात है, हीट फ्लो होगी यानी कि अपने आप को बढ़ाना चाहेगी हीट, हाई से लो तक जा करके उसको भी हीट करेगी, तो मतलब एंट्रोपी, ये अपनी एंट्रोपी बढ़ाती है, ठीक है। कोई भी जो है नेचुरल फिनोमेना जो होता है वह अपनी एंट्रोपी बढ़ाता है। एंट्रोपी मतलब अपनी रैंडमनेस बढ़ाता है, ठीक है। इट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। हीट को जो है जनरली ये फॉर्मूला आपको, ये हीट का फॉर्मूला है, हीट इज इक्वल टू NC डेल्टा T। एन क्या है यहाँ? नंबर ऑफ मोल्स है, और डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। और C क्या है यहाँ? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। तो C इज इक्वल टू CP फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी कि अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर लेते हैं तो उसे CP लिखते हैं, ठीक है। और मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम आइसोकोरिक यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेते हैं तो उसे CV लेते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। C इज इक्वल टू CP कब है? जब आइसोकोरिक प्रोसेस हो रही है, यानी कि हम उसमें क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तब क्या है? C इज इक्वल टू रहेगा CP के, ठीक है। ये बात है, हीट का फॉर्मूला ये है NC डेल्टा T। तो C क्या? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। इट इज़ द एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, खुद की जो एनर्जी होती है वह इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई गैस भरी हुई है तो उसकी खुद की एनर्जी होती है, ठीक है, जो वह उस एनर्जी के बलबूते अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ द एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम। इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मॉलिकुलर मोशन, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मॉलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। तो जो ये है यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो है वह सम होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इधर उधर मूव करते रहते हैं तो उनके रैंडमनेस के कारण, मूवमेंट के कारण, ठीक है, उनके मोशन कारण इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन, एक दूसरे के ओर इंट्रैक्ट होते हैं, इंट्रैक्शन शो करते हैं, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसके कारण क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन इन केस ऑफ आइडल गैस, आइडल गैस के केस में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है, क्योंकि आइडल गैस को अगर हम मानेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ मोशन तो होगा, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा, आइडल गैस होंगे। तो आइडल गैस की कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है वह काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के ही इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है NCV/T या फिर NCV डेल्टा T भी, इंटरनल एनर्जी का NCV/T, T टेम्परेचर, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का ये चेंज है
डिफरेंस है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी, और ये जो फॉर्मूला है जितनी भी प्रोसेस है सब में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही रहेगा, सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बिल्कुल याद करके रखना है, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा टी। U क्या है? U इज ए फंक्शन ऑफ T, टेम्परेचर का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी सिस्टम का या फिर किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है, भाई एक सिस्टम है, अगर उसके अंदर हम हीट बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है, मोशन बढ़ेगा उसकी मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर एन आइडल गैस पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आते हैं वर्क डन, नेक्स्ट जो है अपनी क्वांटिटी है वर्क डन है। वर्क कैसे होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ P dV, P प्रेशर है, dV चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस फिल है और ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हम कोई भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, एक आपस में एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन होगा तो वर्क होगा गैस के द्वारा, वर्क डन बाई गैस। और जब सिस्टम के द्वारा कोई भी वर्क होता है, वर्क डन बाई सिस्टम, देन इट इज काउंट इन प्लस, पॉजिटिव में लेंगे उसे अगर वर्क डन बाई द सिस्टम होगा। और अगर हम ऊपर से खुद से हम अगर इस पिस्टन को प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेस करेंगे तो वर्क डन ऑन गैस या फिर सिस्टम पर हम वर्क करेंगे, तब उसका क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो ये जो है साइन कन्वेंशन और देख लेंगे, लेकिन फिर भी ये याद रखना, वर्क डन ये होगा। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, यहाँ से अगर पिस्टन ऊपर जाएगा थोड़ा सा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो चेंज इन वॉल्यूम होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, तब ये क्या है, वर्क डन है। तो वर्क डन क्या होता है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। एरिया अंडर PV कर्व जो होता है वह हमेशा वर्क डन को बताता है, कि जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो भी कर्व मिलता है हमें, ठीक है, ये ग्राफ के अंदर, तो उस ग्राफ के अंदर PV ग्राफ के अंदर जो कर्व है उसका जो शेडेड एरिया है वही क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट वेरिएबल क्या होता है और पाथ वेरिएबल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ये जो हमने पढ़ी हैं ये क्वांटिटीज, हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये जो क्वांटिटीज हैं कौन सी इनमें से स्टेट वेरिएबल है, कौन सी पाथ वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल कौन सी होती है, द वेरिएबल विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम ओनली, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती हैं, मतलब कैसे भी जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं और आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जाओ, पाथ पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करती हैं, ए से बी जाने पर, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। जैसे स्टेट वेरिएबल कौन सा हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और मास, ठीक है, ये याद रखना है। और पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, पाथ वेरिएबल विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, मतलब जो पाथ फॉलो करते हैं, किधर से किधर गए हैं, ठीक है, जैसे हीट हो गई, वर्क हो गई, ठीक है, तो ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें पाथ वेरिएबल बोलते हैं, हीट और वर्क। इसी में है क्वांटिटी जो है, एक होती है एक्सटेंसिव वेरिएबल और एक होती है इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन सी होती है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं वे एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, मास हो गया। और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, these are not dependent on the amount of substance present, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, डेंसिटी है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करते। जैसे इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे कोई भी ये आपका रूम है, ठीक है, ये रूम है, तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं हम बीच से अगर यहाँ दीवार बना देते हैं एक, ठीक है, एक वॉल
यहाँ एक और बना देते हैं। पहले इसमें वॉल्यूम बी था, ठीक है, ये जो रूम है इसके अंदर वॉल्यूम बी है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर हम दीवार बनाते हैं तो अब बताओ ये वॉल्यूम क्या रह जाएगा, b/2। इधर भी आधा आधा वॉल्यूम हो गया। तो ये क्या अमाउंट किस पर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, ये b/2 हो गया। तो प्रेशर p/2 होगा क्या इसका, बताओ, सोचो थोड़ा। प्रेशर हमने कहाँ लिखा है, नॉट डिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये इंटेंसिव वेरिएबल है, नहीं होगा। देखो अगर आप दीवार खड़ी भी कर देंगे ना तो टेम्परेचर प्रेशर ये जो है अलग नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो प्रेशर जो होता है, आप खुद सोचो, आपके कमरे का इसका प्रेशर 1 atm था पहले, तो इसका हाफ atm हो जाएगा क्या, ऐसे तो और कम करते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, ऐसे तो दीवार खड़े करते जाएंगे, नहीं। या फिर इसका टेम्परेचर पहले T था, दीवार खड़ी करने से इसका T हाफ थोड़ी हो जाएगा। समझे ना बात आपको, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये जो है, ये जो क्वांटिटी है सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिव वेरिएबल जो होते हैं। क्वासी स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होती है, इट इज़ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच प्रोसीड्स एक्सट्रीमली slowly such that at every instant of time the temperature and pressure are same at all parts of system। तो ये क्या है, ये क्वासी स्टैटिक या इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होती है, ये वह होती है जैसे ये कोई भी कंटेनर, इसमें हम ये पिस्टन है, अगर हम इसे स्लोली, बहुत स्लोली अगर प्रेस करेंगे तो जैसे ही इस बी पॉइंट का जो है प्रेशर चेंज होगा, इस पर प्रेशर लगेगा, उतना ही प्रेशर ए पॉइंट पर भी लगेगा, ठीक है। अगर हम स्लोली करेंगे, फास्ट करेंगे तो पहले इसका चेंज होगा, उस तक चेंज ए का जो चेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाएगा। उस कारण से ये क्या है, स्लो करते हैं प्रोसेस को, जिसे क्वासी स्टैटिक या इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं, जिसमें प्रेशर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू रहेगा प्रेशर ऑफ पॉइंट बी, और टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू रहेगा टेम्परेचर ऑफ बी। वह होता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ये बहुत स्लोली होती है, एक्सट्रीमली स्लोली प्रोसेस होती हैं, ये बात याद रखनी है। स्लो करेंगे तो जैसे ही उसके लिए टाइम मिल जाएगा इसके प्रेशर को चेंज होने के लिए, ठीक है। स्लो करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, द फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कंजर्वेशन पर बेस्ड है फर्स्ट लॉ, यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसमें हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में। मान लेते हैं ये कोई कंटेनर है, इसके ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है, हमने यहाँ से हीट दी तो हीट देने के कारण इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई, कुछ मूवमेंट हो गया, उसके कारण इसने इस पिस्टन को ऊपर ढकेला। ऊपर ढकेलने के लिए कुछ वर्क किया इसने, ऊपर मूवमेंट हुआ इस पिस्टन का, तो जो वर्क डन हुआ W वर्क डन हुआ, यहाँ तक आ गया मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन इससे निकल कर आया कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहले क्या थी इंटरनल एनर्जी और फाइनली क्या हुई। तो ये है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W, इसमें कन्वर्ट हुई। और हीट हम जानते हैं जनरली हीट का फॉर्मूला जो है NC डेल्टा T होता है, और जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है NCV डेल्टा T, ये फिक्स है ऑल प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P इन dV, ठीक है, ये वर्क डन होता है, वर्क होता है। चेंज इन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है, उस कारण P dV होता है। तो फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो है आपको फॉर्मूलेज लिख लेने हैं, ठीक है, डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है। अलग अलग जो प्रोसेस होती हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसमें बारी बारी से। इससे पहले हमें क्या देख लेना चाहिए, साइन कन्वेंशन देख लेना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन, यानी कि कैसे हमें कौन सा साइन देना है। तो अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, हीट गेन बोल सकते हैं या फिर एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ठीक है, तब उसे हम हीट क्या लेंगे, हम हीट तब लेंगे पॉजिटिव लेंगे हीट, ठीक है। अगर हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, क्वेश्चन में आएगा यही, ठीक है, इसी से क्वेश्चन होंगे, इसी से क्वेश्चन बिगड़ेंगे, मेन चीज साइन कन्वेंशन है, बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है। हीट लॉस्ट या फिर रिलीज बोल सकते हैं, रिलीज बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के द्वारा अगर हीट रिलीज हो रही है या फिर हीट लॉस्ट हो रही है तो उसका जो हीट किस में लेंगे, हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा अगर वर्क हो रहा है, ठीक है, तब उसे हम क्या लेंगे, सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन जो है डब्लू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर वर्क डन हो रहा है, वर्क ऑन सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, तब हम वर्क को किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तब उसे किस में लेंगे, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस में आएगी, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सीधी सी बात है, तो भाई किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। पहले 10 थी फिर 20 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। और उसमें जो है चेंज इन टेम्परेचर भी जो है क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सीधी सी बात है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम करें डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी करें तो ये जस्ट एनर्जी, तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो सीधी सी बात है क्या होगा, नेगेटिव आएगी, करके देखो। और चेंज इन टेम्परेचर में भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा टेम्परेचर, क्यों, टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हमारा हुआ। अब देखेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स, हमने देख लिया फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, ये हमने फॉर्मूलाज देख लिए, ये हमने साइन कन्वेंशन देख लिया। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कौन कौन सी जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स हैं उनको देखते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, फर्स्ट देखते हैं हम कौन सी, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जो टेम्परेचर होता है ना वह कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसो मतलब सेम, सिमिलर, या फिर हमें और भी बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर 0 रहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें PV इज इक्वल टू क्या है, nRT होता है, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसमें PV क्या रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV भी क्या हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और R ये तो दोनों कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आइसोथर्मल में कांस्टेंट हो जाएगा। ये याद रखनी है, ये मतलब काम आएगा, ये मतलब ये जो रिलेशन है ना यहाँ जो लिख रहे हैं ये आप, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, PYQ भी लगाएंगे उनमें देखना आपको, इसी से हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसके अंदर क्या होगा, P1 B1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 B2, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, तो उसके कारण सिस्टम का जो नंबर ऑफ मोल्स है वह चेंज नहीं होगा, प्रेशर और वॉल्यूम इंटरचेंज होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रेशर जो है
इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा वॉल्यूम के, ठीक है। ये क्या बॉयल्स लॉ में देखा था ना हमने केमिस्ट्री के अंदर, गैसियस स्टेट में, यहाँ लिख देता हूँ चलो, बॉयल्स लॉ में देखा था हमने, ये बॉयल्स लॉ है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो देख देते हैं, बना देते हैं। ठीक है, वैसे मैं पहले बना देता हूँ नोट, लेकिन अभी साथ में ही पढ़कर चलते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें क्या है, इसे हम वैसे क्या बोलते हैं ग्राफ को, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x ऐसे होता है कोई भी ग्राफ, तो इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सारे ग्राफ मैंने एक वीडियो में बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये टेम्परेचर T3 रख लेते हैं, ये T2, ये T1। तो इसमें जो है ये आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल कर्व है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें T3 ज़्यादा रहेगा T2 से और T1 सबसे कम रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। ये इस प्रकार से आइसोथर्मल में प्रोसेस में एक ग्राफ बनता है। तो हमने देख लिया आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने यहाँ देख लिए, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में ही आगे क्या देखते हैं कि हमने देखा था डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर क्या था, 0 था, ठीक है। टेम्परेचर अगर आइसोथर्मल है तो उसमें टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड है, हमने देखा था, देखो हमने देखा था यहाँ इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज थोड़ी होगी, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है या फिर चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है यहाँ, क्या हो जाएगी, 0। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो हमने आगे देखा था Q इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ हमें क्या निकल कर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा, डेल्टा U क्या है यहाँ 0 है, तो Q इज इक्वल टू W, यानी कि जो हीट है वह वर्क डन के बराबर ही हो जाएगी, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं वर्क डन को, तो Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 2.303 nRT, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, लॉग B2 अपॉन B1, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं हम 2.303 nRT, PV इक्वल टू nRT देखा था हमने, लॉग यहाँ क्या हो जाएगा P1 अपॉन P2, ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, ये हमने देखा था बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। PV क्या होता है, कांस्टेंट है, यहाँ PV कांस्टेंट है, PV क्या होता है, वर्क डन ही तो होता है, हमने आगे भी देख रखा था हमने, ये रहा देखो PV वर्क डन होता है, तो उस कारण से यहाँ लिखा हमने। ये आगे डेरिवेशन आपको पढ़ना नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आया कैसे, बहुत सीधी सी बात है, PV होता है ना वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन P इंटू चेंज इन डेल्टा P, या फिर हम इसे W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा B भी लिख सकते हैं, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये है, उस रिलेशन से ये निकल कर आया 2.303 nRT लॉग बेस 10 है B2 अपॉन B1 या फिर P1 अपॉन P2, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर स्लोप कैसा बनेगा, ठीक है। और हमने हाँ हीट और क्या होता है, हीट क्या होता है, NC डेल्टा T होता है हीट, हमने देखा था। तो NC डेल्टा T, तो यहाँ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है,
तो सी इज इक्वल मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन, क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो ये याद रखना, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। और डेल्टा टी हमें मालूम है क्या है, डेल्टा टी क्या है, यहाँ जीरो है। अब यहाँ अगर हम जीरो वैल्यू रख देंगे इसकी तो सी क्या आ जाएगी, यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, यहाँ अगर यहाँ टी की जगह जीरो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इसमें जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इन्फिनाइट आती है, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो स्लोप देखते हैं। माइनस पी बाई बी या डी पी बाई डी बी का। तो यहाँ ये स्लोप आएगा। ठीक है, ये P है और ये B है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होती है, ये ध्यान रखना, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ये इसे किससे डिनोट कर दे, बीटा से। यह क्या होता है, dP अपॉन माइनस dV अपॉन B इज इक्वल टू क्या होगा, P। ठीक है, ये जो होती है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी प्रोसेस आती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये देखते हैं। देखो हमने देखा था आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था, या फिर चेंज इन टेम्परेचर कांस्टेंट था। ये क्या है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या है, जो हीट ट्रांसफ़र है वह जीरो होता है, मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो, यानी कि नो हीट एक्सचेंज। हमने देखा था। ठीक है, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, हीट कांस्टेंट है यहाँ, मतलब हीट चेंज नहीं हो रही है, जो है हीट वही है। तो इसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट था, तब क्या था, पी बी इक्वल टू कांस्टेंट था। तो यहाँ पर क्या, पी बी की पावर गामा, पी बी की पावर गामा कांस्टेंट रहेगा। ये रिलेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रहता है, कि कहाँ से आता है, ये आपको नहीं मालूम होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेवल असिस्टेंट के लिए जितना है यही पर्याप्त है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पी बी कांस्टेंट कहाँ होता है, जहाँ आइसोथर्मल होती है प्रोसेस, और पी बी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ होती है, जहाँ एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या होता है, टी बी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और क्या होता है, पी टू द पावर वन माइनस गामा गामा सही नहीं बन रहा, वन माइनस गामा टी टू द पावर गामा। ये कांस्टेंट होते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो ये जो है, ये रिलेशन आपको केवल याद रखने हैं, केवल याद रखने मात्र से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि एडियाबैटिक के अंदर क्या होता है, रिलेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पी बी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, आइसोथर्मल पे पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ टी बी टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पी वन माइनस गामा टी टू द पावर गामा। ठीक है, यहाँ पावर में है। ठीक है, तो ये रहता है, और इसमें यहाँ गामा जो है वह क्या है, गामा क्या है, सी पी अपॉन सी बी। ठीक है, तो सी पी अपॉन सी बी होता है गामा, और गामा की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है
किसके अकॉर्डिंग, जैसी गैस है उसी हिसाब से गामा अलग अलग गैस के लिए चेंज हो जाती है। वैल्यू ऑफ गामा चेंज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गैस, ठीक है, गैस के टाइप के अनुसार चेंज हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, यहाँ बीच में वो और क्या है कि CV जो है, CV क्या है, CV क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। कहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम होने पर, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस होने पर, ठीक है, तब CV इज इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन गामा माइनस 1। ये याद रखना है, CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, केवल रट लेनी है। CP इज इक्वल टू, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, R गामा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर, और गामा माइनस 1, ठीक है, CP यह रहती है। और आप अगर डेराइव करना चाहें तो ये याद रखो, इससे हमें अगर हमें CP मालूम है, CV मालूम है, तो हम CP भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है, इससे निकल जाइए। और ये जो है ग्राफ है, P और B में ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, एडिवेटिक प्रोसेस के अंदर PB टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ चेंज इन हीट 0 होता है, और TB टू द पावर गामा माइनस 1 यह कांस्टेंट होता है, और P टू द पावर 1 माइनस गामा T टू द पावर गामा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर। और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP अपॉन CB होता है, और CB की वैल्यू क्या होती है, R अपॉन गामा माइनस 1, और CP क्या होता है, गामा R अपॉन गामा माइनस 1 ये होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें आगे, हम इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने देखा था कि हीट तो क्या है, 0 है, हीट 0 है, तो हमने फॉर्मूला क्या था हमारा, Q इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W। तो यहाँ Q तो क्या है, 0 है, तो यहाँ इंटरनल एनर्जी या फिर वर्क जो है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये Q 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में ये हो जाएगा। और हमें मालूम है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी प्रोसेस के अंदर NCV डेल्टा T ही होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा हर प्रोसेस के अंदर, एडियाबैटिक हो, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोकोरिक हो या आइसोबारिक हो, फिक्स फॉर ऑल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ W क्या हो जाएगा, W क्या हो गया, ये माइनस में NCV डेल्टा T, क्योंकि माइनस के चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही है या W, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। और ये माइनस में उस कारण से इसको हम अपोजिट करके ऐसे लिख सकते हैं ना, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR डेल्टा T 1 माइनस गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये W क्या है, माइनस में NCV डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। और इसके माइनस के CB को हमने यहाँ क्या लिख दिया, CB की वैल्यू यहाँ रख दी इसमें, तो CB को R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, CB को हमने देखा था ना, CB क्या लिख सकते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ वही लिखा है हमने, ठीक है। तो वर्क डन क्या निकल कर आया यहाँ, NR डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, आइसोथर्मल तो है नहीं, ये केवल हीट ही तो कांस्टेंट है, और 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा कैसे, यहाँ माइनस था ना, और गामा माइनस 1 था, तो वो माइनस माइनस से इंटरचेंज हो कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइनस हटाने के लिए, ठीक है, समझे, माइनस से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, आप मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, इसको तो बताने वाली बात ही नहीं है। तो ये निकल कर आ गया वर्क, तो वर्क
ये निकल कर आ गया। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, और कैसे, एन आर टी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन 1 माइनस गामा। तो एन आर टी टू क्या हो गया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन अपॉन 1 माइनस गामा। ये फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क को, किस में, एडियाबैटिक में। क्यों, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, और पी वन बी वन क्या होता है, एन आर टी वन होता है। क्योंकि एन आर तो क्या कांस्टेंट ही तो है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये गैस कांस्टेंट आर क्या होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, यही तो होता है। तो इस कारण से, और पी टू बी टू कैसे लिख सकते हैं फिर, एन आर टी टू को। तो उस कारण से हमने ये फार्मूला आगे ड्राइव कर दिया। वैसे ज़्यादा डेरिवेशन हमें करनी नहीं है, डेरिवेशन को कोई मतलब नहीं है। तो मेनली तो एक तो ये याद रखना है कि जो वर्क जो है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है एंड सी वी डेल्टा टी सबके लिए वैलिड है, ठीक है। और सी बी की वैल्यू क्या होती है, आर अपॉन गामा माइनस 1 सी बी, और गामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी बी होता है, गामा सी पी अपॉन सी बी होता है, और सी बी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 होती है। यहाँ सी बी की वैल्यू हमने आर अपॉन गामा माइनस 1 लिखी, ये माइनस से, अगर हम माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये नीचे ये गामा माइनस हो जाएगा, प्लस जो 1 है ये प्लस हो जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस गामा, इस प्रकार से ये, ठीक है। तो ये है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, ठीक है। एन आर डेल्टा टी को हमने इसे आगे ड्राइव करके लिख दिया। तो फाइनली वर्क क्या लिख सकते हैं, पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन अपन 1 माइनस गामा इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और क्या होगा यहाँ, क्यू तो हमारा क्या है, 0 है। क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं। क्यू 0 है, क्यू अगर हमारे 0 है तो सी क्या होगा यहाँ, क्योंकि टेम्परेचर और ये नंबर ऑफ मोल तो 0 नहीं हो सकते ना, तो सी क्या होगा यहाँ, 0 हो जाएगा। तो यहाँ सी 0 होगा तब जा कर के यहाँ, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, 0 है, ठीक है, इसके अंदर एडियाबैटिक के अंदर। उस कारण से जो है, और आइसोथर्मल में जो है ये क्या है, इन्फिनाइट है सी, तो यहाँ 0 है, ये पी है, ये बी है, ये स्लोप बनेगा इसमें, ठीक है। स्लोप क्या होगा, डी पी बाई डी वी, या फिर माइनस गामा पी वाई बी। ये जो स्लोप बना है ये क्या है, उसमें क्या बना था, ये गामा है यहाँ, ठीक है। उसमें क्या बना था, माइनस पी वाई बी। माइनस क्यों लिखा है यहाँ, पता है आपको, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहा है स्लोप ऐसे, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। तो माइनस पी वाई बी कहाँ बना था, कहाँ पर बना था, आइसोथर्मल में, लेकिन यहाँ गामा और मल्टीप्लाई है, उस कारण से ये स्लोप थोड़ा सा बड़ा बनेगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप होगा। स्लोप मतलब ढलान होता है, मोर स्लोप देन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उससे ज़्यादा बनेगा। तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या होती है, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी बीटा, यहाँ क्या होती है, गामा इंटू पी होती है। और वहाँ जो आइसोथर्मल में एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या थी, बी इज इक्वल टू क्या थी, पी थी, केवल प्रेशर ही थी। देखो पी थी यहाँ। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सी आइसो वारिक, बारिक मतलब प्रेशर से मतलब है, आइसो मतलब सेम। तो इसमें क्या होगा, सीधी सी बात है, प्रेशर क्या हो जाएगा इसमें, कांस्टेंट। तो यहाँ क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ। तो पी वी इज इक्वल टू क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। पी कांस्टेंट है, तो पी कांस्टेंट है तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर के। और तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं,
B2 B1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं B1 अपॉन T1 इज इक्वल टू B2 अपॉन T2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। और गेल-ल्यूसाक जो लॉ था वह है ये, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। इसके अंदर जो स्लोप है किस में बनेगा, ये P प्रेशर B वॉल्यूम, तो प्रेशर इसमें कांस्टेंट है तो स्लोप 0 रहेगा, इसमें कांस्टेंट प्रेशर है। तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन P इंटू डेल्टा P। P प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें क्या है, प्रेशर हम बाहर निकाल सकते हैं डेल्टा V। तो W इज इक्वल टू हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम PV को क्या लिख सकते हैं हम, NRT लिख सकते हैं, NRT ये भी लिख सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर तो क्या है, टेम्परेचर में तो डिफरेंस आएगा ना, यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा, ये चेंज इन टेम्परेचर, ये यहाँ वर्क लिख दिया हमने आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। वही बात है, दोबारा लिख देता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सारी प्रोसेस के लिए NCV डेल्टा T रहेगी, सबके लिए, फॉर ऑल, कोई सी भी प्रोसेस हो, ठीक है, उसके लिए यही रहेगी। और Q क्या होगा यहाँ, Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T हो जाएगा यहाँ Q, क्यों, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर के कारण यहाँ CP आ जाएगी। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ C क्या है, यहाँ CP है, ठीक है, वो बात याद रखो बस, C इज इक्वल टू यहाँ CP है। स्लोप यहाँ 0 है, ठीक है, और बीटा जो है, बीटा क्या होगी, प्रेशर होता है, तो यहाँ प्रेशर क्या कांस्टेंट है, तो जो है इलास्टिसिटी जो है आइसोबारिक जो इलास्टिसिटी है वह 0 रहेगी। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी, CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ये किसने दिया था, ये मेयर्स फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, मेयर्स फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 स्टार लगा दिया मैंने। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने लिखा था ना, Q इज इक्वल टू C, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो उस कारण से CP लिखा, और हम आइसोकोरिक में पढ़ेंगे तो यहाँ CV आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आप, जो लास्ट जो प्रोसेस है वह कौन सी है, आइसोकोरिक, जिसमें वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। 1 मिनट, ये बंद हो गया, हो गया चालू। तो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम जिसमें सेम हो, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो यहाँ वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, NRT अपॉन B, ठीक है। तो P जो है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ टेम्परेचर के, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ठीक है। और प्रेशर कांस्टेंट है, ये हमने गैसेस स्टेट में देखा था, केमिस्ट्री में देख लिए थे, तो यहाँ पर डिराइव करने से कोई मतलब नहीं है, ये आपको याद रखना है। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, यही सेम चल रहा है सब कुछ, बस जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये क्या है, P है, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये रहा। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो गया, स्लोप सबसे ज़्यादा हो गया, 90 डिग्री पर आ गया स्लोप, बिल्कुल ठीक है, स्लोप 90 डिग्री हो गया यहाँ, देखो ये स्लोप ही तो है, थीटा मतलब सीधी सी बात है, स्लोप मतलब ढलान, तो यहाँ ढलान कितना है, पूरा 90 डिग्री है, तो ये स्लोप क्या है, 90 डिग्री है स्लोप। तो वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन P इंटू DV होता है, या फिर यहाँ वर्क क्या होगा, P
चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा यहाँ 0, तो यहाँ वर्क का क्या निकल कर आएगा 0, क्योंकि सीधी सी बात है अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा ना, सीधी सी बात है। यहाँ हीट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ हीट क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो यहाँ हीट जो है पूरी की पूरी किस में जा रही है, क्योंकि वर्क जो है ये तो 0 हो गया, तो पूरी की पूरी किस में जा रही है इंटरनल एनर्जी में। जितनी भी हीट देंगे वह सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी गैस की में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हीट क्या होगी, हीट का फॉर्मूला क्या होता है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है। तो यहाँ सी क्या है, सी भी है डेल्टा टी, हमने देख लिया था थोड़ी देर पहले भी देख लिया था आइसोबारिक में। तो यहाँ सी क्या है, सी यहाँ सी भी है, सी क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सी इज इक्वल टू सी पी। स्लोप क्या है यहाँ, स्लोप क्या है 90 डिग्री एंगल पर बना हुआ स्लोप। ढलान कितना है, मतलब बिल्कुल ढलान है क्या इस चीज़ में, ये ढलान होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ बिल्कुल ढलान मिट गया, तो इसमें इन्फिनाइट ढलान है, मतलब इतना, इससे ज़्यादा और क्या मतलब सीधा होगा, तो स्लोप यहाँ इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री एंगल पर। और इसका जो बीटा है वह भी क्या होगा इन्फिनाइट, क्योंकि देखो स्लोप इन्फिनाइट है, प्रेशर इन्फिनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस भी क्या होगी इन्फिनाइट हो जाएगी। तो ये याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है। तो हमने ये सारी हमने देख ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये क्या होता है, इसमें पी बी गामा, पी बी अल्फा, पी वी अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहता है, किसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा एन सी वी डेल्टा टी। ये सारी प्रोसेस के लिए, कोई सी भी प्रोसेस हो सबके लिए क्या है यही वैलिड है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंदर एन आर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। वहाँ क्या था 1 माइनस गामा था, किस में एडियाबैटिक में 1 माइनस गामा था। देखो ये जो एडियाबैटिक है इसमें 1 माइनस गामा था, एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, और जो पॉलीट्रॉपिक है उसमें 1 माइनस अल्फ़ा है, 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसे हम वही लिख सकते हैं P2 B2 माइनस P1 B1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ऐसा लिख सकते हैं ना। हमने पीछे भी देख लिया था, क्योंकि एन आर T1 इज इक्वल टू होता है P2 B2, और यहाँ जो हीट है Q क्या होगा एन सी डेल्टा टी, क्यों यहाँ तो सी तो जो है इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी है वह सी रहेगी, और सी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर पॉलीट्रॉपिक सी बी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होगी, ये क्या है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और आर क्या है यहाँ गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल, ठीक है। अब यहाँ जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये जो है एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। अल्फ़ा अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगी। अल्फ़ा अगर हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगी आइसोथर्मल, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा अगर हम गामा रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू अगर गामा रखते हैं तो क्या हो जाएगी ये एडियाबैटिक, समझे। ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ चेंज होती रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जो गामा है, गामा जो है, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है अगर इन्फिनाइट हो जाता है, इन्फिनाइट, तो क्या होगी आइसोकोरिक होगी। तो ये बात याद रखनी है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ 0 रख देंगे, ठीक है,
जैसे यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू 0 रख देंगे तो W इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी रहेगा। 0 मतलब आइसोबारिक, ठीक है। तो ये अगर आप प्रोसेस में रख के देखेंगे तो जो आपने पढ़े थे ना वही आएंगे, ठीक है। आइसोथर्मल, ये रहा वर्क। एडियाबैटिक, ये रहा वर्क। आइसोबारिक, ये रहा वर्क एन आर डेल्टा टी आइसोबारिक में, ठीक है। आइसोकोरिक वर्क 0 रहेगा। तो अब पॉलीट्रॉपिक में अगर हम यहाँ अल्फ़ा 0 रखेंगे तो आइसोबारिक 0 रख दीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो एन आर डेल्टा टी ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क हो जाएगा। 1 रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल में अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखेंगे तो जो है इसमें थोड़ा चेंज होगा। वर्क क्या होता है यहाँ आइसोथर्मल में, ये रहा माइनस के इंटरनल एनर्जी जो हीट के बराबर हो जाता है वर्क यहाँ आइसो किस में, थर्मल में। तो वर्क इज इक्वल टू 2.303 nRT log B2 माइनस B2 अपॉन B1। तो वर्क यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, हीट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर 1 रख देंगे तो हीट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा रहा है सेकंड लॉ, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और कार्नोट हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर वो सारा देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।